नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षमा पांडे, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली। आज के अध्ययन का विषय है हिंदी भाषा की विशेषताएं, विश्लेषण एवं अव्यय संबंधी। प्रस्तुत पाठ हिंदी भाषा की विश्लेषण एवं अव्यय संबंधी विशेषताएं के अध्ययन हेतु कुछ बिंदु चयनित किए गए हैं। इसके अंतर्गत आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है भाषा की संरचना और उसके स्वरूप में निहित व्याकरणिक विशेषताएं। हिंदी भाषा में पद संरचना एवं अन्विति में कर्ता, क्रिया एवं कर्म की उचित युक्ति के साथ अनुप्रयोग और पद क्रम का बोध कर शुद्ध वाक्य का निर्माण करना। तो आरंभ करते हैं हिंदी भाषा की संरचना और उसकी व्याकरणिक विशेषताएं। प्रत्येक भाषा की संरचना और उसका स्वरूप उसकी निहित व्याकरणिक विशेषताओं पर निर्भर करता है। इन व्याकरणिक विशेषताओं को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना। पद: जब कई शब्द व्याकरण के नियमों का अनुपालन करके आपस में संयुक्त होते हैं तब उसे पद कहते हैं। जैसे कुछ शब्द हैं राम, स्कूल, जाना है। ये अलग अलग शब्द हैं। इनको जब हम वाक्य बनाएंगे इन शब्दों के साथ तो कुछ इस रूप में वाक्य बनेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है। दूसरा वाक्य इन्हीं शब्दों से कैसे बनेगा? राम स्कूल गया। अब इन दोनों वाक्यों में ये शब्द अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होकर पद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वाक्य में प्रयोग किया गया कोई पद व्याकरण की दृष्टि से विकारी होता है या अविकारी होता है, और पद यदि विकारी है तो उसके भेद, उपभेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल या अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या है, और यदि पद अविकारी है तब वो किस तरह का अव्यय है तथा उसका अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध है, इन सब को समझना ही व्याकरणिक परिचय कहलाता है। इसके बाद हम बात करेंगे काल। क्रिया के होने के समय को काल कहा जाता है। काल के भी 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, इसके उदाहरण है पढ़ता है, लिख रहा है, जाता है, सोता है। तो ये उदाहरण जो हैं ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। भूतकाल, जो क्रिया पूर्व में संपन्न हो गई, तो समय क्या है? पूर्व में हुआ जो कार्य। इसके उदाहरण जैसे पढ़ती थी, जाती थी, सोती थी, लिखती थी। तो ये क्या है? भूतकाल में समय को बता रहा है कि ये कार्य पहले संपन्न हो चुका है। फिर भविष्यत काल, क्या होने वाला है, तो इसमें कैसे लिखेंगे? पढ़ेगा, जाएगा, खाएगा, आएगी, सोएगा। तो यहाँ पर किस समय को हम समझ पा रहे हैं? भविष्य में होने वाले समय को। तो क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं, और इन काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं: जो आज हो रहा है, जो कल हो चुका, जो कल होगा। इस प्रकार से जो आज हो रहा है वो वर्तमान काल हुआ, जो हो चुका है वो भूतकाल, और जो होगा वो भविष्यकाल। अन्विति। अन्विति से अभिप्राय यह है कि संबद्ध शब्दों के लिए लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि में एक रूपता हो। अर्थात किसी भी अन्विति में जो शब्द हैं, शब्दों के लिंग हैं, उनके वचन, उनके पुरुष और काल, ये सब समरूप हों, एक रूप हों।
इसको स्पष्टता के लिए विश्लेषण करेंगे और आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का अन्वय, ये क्या होता है? तो हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का, संबंध का संबंधी से और विशेष्य के साथ विशेषण का अन्वय होता है। हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हिंदी में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया की अन्विति करने के समय कुछ नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अविकारी हों, अर्थात कर्ता के साथ ने आदि परसर्ग और कर्म के साथ को आदि परसर्ग न लगा हो, तो क्रिया के लिंग, वचन आदि कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे रोहन पानी पीता है, तो इसमें कर्ता के अनुसार हो रहे हैं क्या? क्रिया के लिंग और वचन। लड़कियां खाना खा रही हैं, इस उदाहरण में भी समान रूप से स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर कर्ता और कर्म अगर दोनों में परसर्ग नहीं है तो उसके आधार पर क्रिया बनेगी, इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। फिर आगे चलते हैं। यदि वाक्य में केवल एक अविकारी संज्ञा है तो क्रिया की अन्विति उस संज्ञा के अनुरूप होती है, और यदि कर्ता के बाद ने आदि परसर्ग न हो और कर्म के साथ को आदि परसर्ग हो तो क्रिया की अन्विति किसके अनुसार होगी? क्रिया की अन्विति कर्ता के अनुसार होगी। जैसे रीता राधा को प्यार करती है, स्पष्ट है। रोहन बच्चों को मारता है। यदि कर्ता के बाद ने परसर्ग हो और कर्म के बाद को आदि परसर्ग न हो तो क्रिया किसके अनुसार होगी? क्रिया कर्म के अनुसार होगी। सोहन ने खाना खाया, शीला ने दूध पिया। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि कर्ता के बाद ने परसर्ग हो और कर्म के बाद को आदि परसर्ग न हो तो क्रिया किसके अनुसार हो रही है? क्रिया कर्म के अनुसार यहाँ पर आ रही है। यदि वाक्य के सभी संज्ञा पद विकारी हों तो क्रिया की अन्विति किसी भी संज्ञा पद के अनुसार नहीं होगी। अर्थात यदि कर्ता के साथ ने तथा कर्म के साथ को आदि परसर्ग हो तो क्रिया न तो कर्ता के अनुसार चलती है और न कर्म के अनुसार। वो हमेशा पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष के प्रत्यय आ के साथ संयुक्त रहेगी। जैसे मोहन ने रमा को पीटा, लड़कों ने कुत्तों को मारा। तो इसे यहाँ पर चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। कर्ता जिसमें परसर्ग है, कर्म जिसमें परसर्ग लगा हुआ है, उसके अनुसार क्या होगी? क्रिया। आदर सूचक एक वचन कर्ता के साथ क्रिया बहुवचन आती है। जैसे हम कहते हैं प्राचार्य महोदय अभी विद्यालय नहीं आए हैं, तो यहाँ आदर सूचक क्या है? महोदय। तो प्राचार्य महोदय के साथ बहुवचन क्रिया आ रही, नहीं आए हैं। तिवारी जी दफ्तर गए, तो आदर सूचक बना दिया तिवारी जी को जी लगाकर, तो इनके साथ क्रिया कैसी है? बहुवचन, गए। फिर वाक्य में भिन्न लिंग के अविकारी परसर्ग रहित एक वचन के दो कर्ता एक साथ हो तो पुल्लिंग और बहुवचन होगी। इन दो उदाहरणों से इस बात को हम स्पष्ट कर रहे हैं। पहले उदाहरण में देखें, गीता और सीता 2 वर्ष ननिहाल में रहे। और दूसरा उदाहरण, शेर और कुत्ते एक साथ जंगल में रहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया कैसी है? बहुवचन की क्रिया प्रयोग में लाई गई हैं। यदि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष के साथ कर्ता बनकर आते हैं तो क्रिया उत्तम पुरुष के अनुसार होती है। किंतु यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष
हमेशा उत्तम पुरुष के पहले आते हैं। जैसे तुम, वह और मैं वहाँ चलूँगा। लेकिन अब इसके प्रयोग में थोड़ा परिवर्तन हो गया है और इसका प्रयोग इस प्रकार होने लगा है, तुम, वह और मैं वहाँ चलेंगे। पहले वाक्य में क्या है, तुम, वह और मैं वहाँ चलूँगा, तो मैं के आधार पर चलूँगा। अब यहाँ क्या है, तुम, वह और मैं वहाँ चलेंगे, तो क्रिया परिवर्तित हो गई है, क्रिया का स्वरूप परिवर्तित हो गया है। ये वर्तमान समय में परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा है। मध्यम पुरुष एक वचन तू, तुम और आप के साथ क्रमशः कर, करो, कीजिए का प्रयोग होता है। अर्थात तू के साथ कर, तुम के साथ करो और आप के साथ कीजिए। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि मध्यम पुरुष एक वचन तू, तुम और आप, ये अपने साथ जो क्रिया का प्रयोग करते हैं, तू कर, तुम करो और आप करिए। तो आप का प्रयोग आदर सूचक, औपचारिक आदि रूपों में किया जाता है। तू या तुम का प्रयोग आदर हेतु या औपचारिक नहीं होता है। कर्ता और पूरक दोनों स्थानों पर यदि संज्ञा हो तो क्रिया मुख्य कर्ता के अनुसार प्रयोग की जानी चाहिए। जैसे आज तो रीता शेर बन गई, इसी प्रकार मोहन भीगी बिल्ली बन गया। तो यहाँ पर क्या है, कर्ता और पूरक दोनों स्थानों पर संज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में क्रिया किसके आधार पर है, मुख्य कर्ता के अनुसार प्रयोग की गई है। आगे देखते हैं, बहुवचन संज्ञा के बाद यदि समूहवाचक संज्ञा आए तो क्रिया भी उसके अनुसार ही होनी चाहिए। जैसे कुत्तों का झुंड उन पर टूट पड़ा, तो बहुवचन संज्ञा कुत्तों और समूहवाचक संज्ञा क्या है, झुंड। तो क्रिया उसके किसके अनुसार हुई, उसी के अनुसार हुई कि कुत्तों का झुंड उन पर टूट पड़ा। तो स्पष्ट हो गया होगा कि बहुवचन संज्ञा के साथ यदि समूहवाचक संज्ञा आती है तो क्रिया भी उसी के अनुसार होती है। यदि कर्ता के साथ ने हो और एक से अधिक कर्म हो, ये कर्म को रहित हो और एक ही लिंग तथा वचन के हो तो क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होती है। जैसे एक वाक्य है, मैंने दुकान से पेन और पुस्तक खरीदी। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, उसने एक बाल्टी और एक मेज खरीदे। तो यहाँ पर कर्ता के साथ ने है और एक से अधिक कर्म है और कर्म कैसा है, को रहित है। तो यहाँ पर लिंग और वचन किसके अनुसार है, उसी क्रिया में लिंग जो है वो बहुवचन हो रही है। अब संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय समझते हैं। वाक्य में प्रयोग होने वाले सर्वनामों के लिंग वचन उन्हीं संज्ञाओं के अनुसार प्रयुक्त होते हैं जिनके स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इनको इस वाक्य के रूप में समझ सकते हैं। पहला उदाहरण, रवि का घर यहीं है, वह हमारे स्कूल में पढ़ता है। दूसरा वाक्य, मेरे पिताजी आज रात को देर से आएंगे क्योंकि वे निमंत्रण में गए हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि वाक्य में प्रयोग होने वाले सर्वनामों के लिंग वचन उनमें प्रयोग हुई संज्ञाओं के अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं जिनके स्थान पर इन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। लेखक, संपादक या किसी दल व संस्था के प्रतिनिधि व्यक्ति, वो स्त्री या पुरुष हो, कोई भी हो, अगर हैं तो वे अपने लिए उत्तम पुरुष के पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में हम दो वाक्य प्रस्तुत करेंगे। इसका उदाहरण हम पहले ही दे चुके हैं और विश्वविद्यालय के समक्ष जो परेशानियां हैं उनको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन का प्रयोग किया गया है। संबंध और संबंधी का अन्वय। संबंध कारक के लिंग वचन उसके संबंधी के अनुसार होते हैं। उदाहरण, यह बीना की लड़की है, रवि का कुर्ता लाल है,
यह मेरी किताब है। तो संबंध कारक के लिंग वचन किसके अनुसार है? उसकी संबंधी के अनुसार है। यह बीना की लड़की है। तो स्पष्ट हो रहा होगा इन वाक्यों से कि किस तरह से संबंध और संबंधी का अन्वय होता है। यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन के अनेक संबंधी हों तो संबंध कारक की विभक्ति के लिंग और वचन अपने संबंधी शब्द के अनुसार होते हैं। जैसे आजकल मेरे भाई की पत्नी और बच्चे आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न लिंग और वचन हैं और उनके अनेक संबंधी हैं। दूसरा वाक्य, मेरे भाई की बेटी, पुत्र और पुत्रवधू घूमने गए हैं। समान रूप से इस वाक्य में भी वही विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो इसलिए संबंध कारक की विभक्ति के लिंग और वचन पहले संबंधी के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। विशेषण और विशेष्य का अन्वय। यदि विशेष के पहले या बाद में विशेषण का प्रयोग हो तो आकारांत विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित होंगे। जैसे काला कुत्ता, सफ़ेद गाय, काले पशु, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, बड़े लड़के। एक अन्य उदाहरण, मोटा आदमी, मोटी औरत, मोटे बच्चे। तो यहाँ पर विशेष के पहले या बाद में जो विशेषण प्रयोग हो रहा है वो आकारांत विशेष के लिंग वचन के अनुसार प्रभावित हो रहा है। शेष सभी विशेषण विशेष्य के लिंग वचन आदि में सदैव एक ही रूप में रहते हैं। उदाहरण में हम यहाँ देख सकते हैं सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, परिश्रमी छात्र, परिश्रमी छात्रा और परिश्रमी लड़के, कोमल हाथ, कोमल पत्तियां, कोमल पत्ते। यदि विशेषण एक हो, विशेष अनेक हो तो विशेषण के लिंग वचन उसके निकटतम विशेष के अनुसार होंगे। काले कुत्ते और बिल्लियां यहाँ बहुत हैं। दूसरा उदाहरण, वहाँ अच्छी अच्छी लड़कियां और लड़के नाच रहे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि विशेषण एक है और विशेष अनेक है, तो विशेषण के लिंग वचन उसके निकटतम विशेष के अनुसार प्रयोग में आ रहे हैं। पदक्रम। पद एक वाक्यगत व्याकरणिक इकाई है। पद का स्वरूप एवं प्रकार वाक्य सापेक्षिक होता है जिसे वाक्य के संदर्भ में समझ सकते हैं, और शब्द की स्वतंत्र सत्ता होती है, उनको वाक्य के संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। शब्द वाक्यों के साथ प्रयुक्त होकर पद की संरचना करते हैं। हिंदी भाषा विश्लेषणात्मक भाषा है जिसमें पदक्रम का उचित स्थान आवश्यक होता है, क्योंकि पदक्रम में थोड़ा परिवर्तन होने से वाक्य का अर्थ कैसा हो जाता है? वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, और वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण को उचित क्रम में रखना आवश्यक होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना रहती है। यदि परसर्ग रहित पदों का स्थानांतरण किया जाए तो अर्थ अपरिवर्तित रहता है। जैसे रवि मोहन को मारता है। इस वाक्य में रोहन को पद स्थानांतरण मोहन से पहले कर दिया जाए तो रोहन को रवि मारता है, यह वाक्य बनेगा। इसमें कोई अर्थ परिवर्तित नहीं हो रहा है। लेकिन यदि परसर्ग रहित पद या शब्द का स्थानांतरण किया जाए तो उसमें अर्थ परिवर्तन होगा। जैसे यह पर उदाहरण से समझते हैं, उसी वाक्य में रवि रोहन को मारता है। इस द्वितीय वाक्य में रोहन कर्ता और रवि कर्म में बदल जाता है, जबकि प्रथम वाक्य में रवि कर्ता है और रोहन क्या है? कर्म है। तो पदक्रम में प्रायः अशुद्धियां विशेषणों के प्रयोग में होती हैं, और वो भी सार्वनामिक, संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषणों में। उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं पहले अशुद्ध वाक्य का, इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे एक दूध का पैकेट चाहिए। ये वाक्य सुनने में तो कुछ अशुद्धि नहीं लग रही है, लेकिन ध्यान से देखिए, मुझे
एक दूध का पैकेट चाहिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? मुझे दूध का एक पैकेट चाहिए। मतलब हमें पैकेट चाहिए, एक दूध नहीं चाहिए। तो अशुद्धि यहीं से समझ में आ जाती है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। उसे एक फूलों का गुलदस्ता चाहिए। ये वाक्य अशुद्ध है। इसे फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसे एक फूलों का गुलदस्ता चाहिए। देखने में शुद्ध लग रहा है, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसे फूलों का गुलदस्ता चाहिए। वहाँ पर पहले वाक्य में एक फूल आ रहा है, तो एक फूल से गुलदस्ता नहीं बनता है। उसे एक गुलदस्ता चाहिए जो कई फूलों से बनेगा। तो यहाँ पर अशुद्धि यहीं से समझ आ जाती है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यह असली गाय का घी है। पुनः इसे सुनिए। इस वाक्य में यह असली गाय का घी है, यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? यह गाय का असली घी है। यहाँ पर गाय की शुद्धता का मापन नहीं किया जा रहा है। किसकी बात की जा रही है? असली घी की। तो यह गाय का असली घी है। वाक्य की अशुद्धता यहीं से स्पष्ट होती है। पदक्रम सही न होने के कारण कभी कभी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। एक अन्य उदाहरण से हम यह समझने की कोशिश करते हैं। वाक्य है, ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ। अब इस वाक्य से यह प्रतीत हो रहा है कि माल की चोरी किसने की? पुलिस ने। और कहना क्या चाह रहा है वक्ता? पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, मतलब पुलिस ने बरामद किया। तो इसलिए जो वक्ता है अपनी बात को इस वाक्य द्वारा स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, अतः यह वाक्य अशुद्ध हुआ। शुद्ध वाक्य क्या होगा? चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद किया गया। अब इस वाक्य में स्पष्टता है कि चोरी का माल पुलिस ने बरामद किया। पहले में पुलिस द्वारा चोरी। तो दोनों वाक्यों में अंतर स्पष्ट है कि अशुद्ध क्या है और शुद्ध क्या है। तो प्रस्तुत पाठ में हिंदी भाषा की पदक्रम संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। संपूर्ण पाठ के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि जब कई शब्द व्याकरण के नियमों का अनुपालन करके आपस में संयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। और अन्विति के माध्यम से हिंदी वाक्यों में कर्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का, संबंध का संबंधी से और विशेष के साथ विशेषण का अन्वय होता है, जिसके अपने नियम होते हैं। पुनः पद एक वाक्यगत व्याकरणिक इकाई है जिसके द्वारा वाक्य एवं पदक्रम का बोध किया जा सकता है। और वाक्य रचना में कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण को उचित क्रम में रखा जाना चाहिए। पदक्रम में अशुद्धियों से बचने का पूरा प्रयास किया जाता है और जिसके लिए व्याकरण के नियम सहयोग करते हैं, उन्हें दिशा निर्देश देते हैं और अनुशासित करते हैं। इस प्रकार आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है और अगले पाठ की विषय वस्तु हिंदी भाषा की अव्यय संबंधी विशेषताएं होंगी और जिसके अंतर्गत क्रिया विशेषण एवं संबंधवाचक संबंधी व्याकरणिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।